वर्धमान नगर में 15 लाख रुपए की चोरी। वर्धमान नगर निवासी धनंजय खंडेलवाल के घर पर अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बिहार से लौटने पर खंडेलवाल ने घर में पड़ताल की तो पता चला कि लगभग 15 लाख रुपए के आभूषण और नकदी चोरी हुई है। खंडेलवाल ने बताया कि बेटी की शादी की करेंसी जिसमें 500, 200 और 50 के नोट की फ्रेश गड्डी घर में रखी हुई थी। आधा दर्जन से अधिक अंगूठियां और सोने की चेन पर अज्ञात बदमाशों ने हाथ साफ किया। प्रथम दृष्टया मामले की जांच बिरला ग्राम पुलिस कर रही थी। अब मामला मंडी टीआई श्यामचंद्र शर्मा को सुपुर्द किया गया है ताकि आरोपी को शीघ्र ही हिरासत में लिया जा सके। सर, आपके यहाँ चोरी की वारदात हुई, जिस समय वारदात हुई थी आप लोग बिहार थे, बिहार से भी आप लौटे हैं, तो आपने पूरा सर्चिंग करा। लगभग कितने की चोरी हुई और कितना माल गया इसके अंदर? लगभग 10 से 15 लाख रुपए का माल गया है। 5 में केजी 10 और कैश उसके अंदर क्या शामिल है? उसमें नगद बड़े नए नोटों की गड्डियाँ भी है, खुले नोट भी हैं और सब कुछ है सर। और 10 लाख तक का तो जेवर ही है सर मेरा। यस। और तो ये 4 चूड़ी थी, 3-4 चेन थी, 3 अंगूठियाँ थी और सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे, चांदी का सामान था। ऐसे मिला के मोटा मोटी लगभग 5 से 7 लाख रुपए का सोना था। और बेटी के शादी में करेंसी आई हुई थी जो 2022 में 21 में शादी हुई थी नवंबर में, तो करेंसी रखी हुई थी। उसमें 500 के नए नोट थे, 200 के थे, 100 के थे, 50 के थी, ऐसे करके गड्डियाँ रखी थी, पुराने नोट रखे हुए थे। लगभग 4.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए के आसपास पूरा 5 था, वो चला गया। और कुल मिला के इस प्रकार देखा जाए तो उसका आज का अनुमानित तो लगभग 10 से 15 लाख के बीच में बैठता है। ये सामान चोरी हुई। जैसे आपने बताया इतना बड़ा अमाउंट आपके यहाँ चोरी हो गया, तो इतना बड़ा अमाउंट घर में कोई रखता नहीं है। सर रखता नहीं मानते, लेकिन मैं हूँ अकेली लेडीज रहती हूँ, मेरे बच्चे सब बाहर रहते हैं, मुझे गाड़ी वगैरह चलाना आता नहीं है। तो मेरे हस्बैंड आते थे, मुझे देख के जाते थे, तो मैं अपना रखती थी। क्योंकि बैंक वगैरह सर हमको 50,000 रुपये भी देने के लिए हमको बहुत नाचना चाहता है। तो मैं अकेली लेडीज कैसे बैंकों के चक्कर काटूँ, 100 रुपये भाड़ा दूँ, क्या करूँ, इसलिए मैं अपना। अच्छा, वो नई करेंसी थी तो बैंक गई नहीं जमा होने कि नहीं चली जाएगी तो मिलेगी नहीं, मिलती वो नहीं, करेंसी के लालच में वो यहाँ रह गई, वो चोरी हो गई। असली शादी में आई थी वो यहीं पड़ी रह गई, वो चोरी हो गई। मामले की शिकायत पुलिस ने आपने की है? पुलिस इसमें क्या कर? पुलिस को रविवार को आया था तो थाना गया था, तो लिस्ट उनको दे दी है। बाकी फिर बीच में छुट्टी पड़ गई तो कोई कार्रवाई की पता नहीं चली। आज थाना जाऊंगा तो पता चलेगा। फिर मुझे बाहर भी जाना है, मेरा कारोबार चालू है, और मैं क्या करूँ, कितना दिन रहूँगा, मैं चला जाऊँगा। प्रताड़ना से परेशान होकर डॉक्टर ने जहरीला पदार्थ खाया। चंबल मार्ग निवासी एक डॉक्टर ने मकान विवाद में शुक्रवार को जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे उपचार के लिए जनसेवा हॉस्पिटल की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती करवाया गया। चंबल मार्ग निवासी डॉक्टर नासिर ने शुक्रवार को जहरीले पदार्थ का सेवन करते हुए वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों को घटनाक्रम का पता चला। गंभीर हालत में नासिर को उपचार के लिए जनसेवा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार गहन चिकित्सा इकाई में चल रहा है। नासिर ने सैयद रहमत अली, उनके पुत्र और इमरान नाम के व्यक्ति पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। नासिर ने आरोप लगाया कि 1 लाख रुपए उधार लिए थे, इसके एवज में 5 लाख रुपए लौटा चुके हैं, उसके बाद भी बकाया निकाले जा रहे हैं। मेरे मकान में इमरान नाम का व्यक्ति रहता है, जिनके मकान की टाइल्स व छत को काफी नुकसान पहुंचाया है। इनकी प्रताड़ना से परेशान होकर जहरीले पदार्थ का सेवन किया। इस संबंध में सैयद रहमत अली ने बताया कि न्यायालय में आज समझौते की तारीख थी, इसलिए नासिर ने नाटक किया है। मेरे पास सभी दस्तावेज हैं जो न्यायालय में मैंने लगाए हैं। क्या नाम है आपका? नासिर खान। क्या घटनाक्रम हुआ जो आपने जहर खाया? वो सैयद रहमत अली मुझे बहुत परेशान कर रहा, और उसने अभी थोड़े दिन पहले मेरे को दिया कि अगर तू जहर भी खा लेगा तो भी मैं तेरा बच्चा रोड पे ले आऊँगा, घर ले लूँगा। मेरे को प्रताड़ित बहुत कर रहा है। मेरे को 4-5 महीने से काम पे नहीं जा रहा हूँ, बच्ची भूखे मर रहा है, उधार लेके खा रहा हूँ। दूसरी बात क्या कह रहा हूँ, घर मुझे दे, और पैसा मैंने उससे एक भी नहीं लिया। पैसा उसने किसको दिया किसको नहीं दिया मुझे नहीं मालूम। उसने सिर्फ वो 1 लाख रुपया दिया था, उसका 5 लाख रुपये वो ले चुका है। और 8 साल से ना तो मेरे घर का किराया दे दिया ना घर छोड़ दिया। उसने किराए से मकान लिया था, उसकी लिखा पड़ी अपने पास है, और उसने एक जो झूठी लिखा पड़ी करा रखी बंधक बनाने की, हमने बंधक बनाई नहीं।
उसने वो झूठी लिखा पड़ी है, हमारी अगर सच्ची जांच हो तो पकड़ा जा। उसने मेरा चेक बाउंस करके केस लगा रखा है, मकान पे भी कब्जा कर रखा और 8 साल से हमें बहुत परेशान कर दिया। वो कह रहा कि 1-1.5 लाख रुपए लेके पूरा मकान मुझे दे, मकान खाने के चक्कर में। मैं तो पूरा बच्ची को जहर देने वाला था, लेकिन मैंने मेरी मर्जी से, अल्लाह से डर के मैंने अकेले ने खाया है जहर। और मैं अगर मरूँ तो मेरी जिम्मेदारी वही रहमत अली और उसका भांजा इमरान ने, उसके बेटे वही जिम्मेदार रहेंगे। और वो इमरान जो रह गया वो इतना प्रताड़ित कर रहा है, आप पूरा घर जाके मीडिया वालों को ले जाके दिखाओ कि कितना फोड़ दिया उसने, पूरी छत खोद दी, पूरा घर खोद दिया, टाइल से फोड़ दी सारी। और ये सब लिखित में दे रखा है मैंने, लेकिन मेरी कार्रवाई नहीं हो रही। उसने नल भी लगवा लिया है, मीटर भी लगवा लिया, उसके नाम का नहीं लगा था, उसके पहले भी आवेदन दिया मैंने और लगा था, उसके बाद भी दिया, तो आज तो भी आज तक नहीं निकला, अभी भी उसके नाम का मीटर लगा हुआ है। शहर में बढ़ते हुए वायरल प्रकोप की रोकथाम व बचाव के लिए शुक्रवार से नगर पालिका एक्शन मोड में आ गई। सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने बताया कि नगर पालिका की स्वच्छता टीम को विशेष निर्देश दिए हैं ताकि स्वच्छता में और कसावट लाई जा सके। फॉगिंग मशीन से प्रतिदिन दवाई का छिड़काव करने सहित अन्य प्रबंध करने की ओर कदम उठाए जा रहे हैं। सर, शहर के अंदर वायरल का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले देखा जाता है जब बीमारी शहर में फैलती थी तो नगर पालिका द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता था और धुआं वाली मशीन चलती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। क्या कहना है इस संबंध में आपका? 8 से चालू कर रहा है। बस ये अब हमको पता लगा और हमने हमारे शासकीय अस्पताल के डॉक्टर साहब से बात करके और उसको धुआं मशीन और भी जो मच्छरों का प्रकोप नहीं हो और वायरल फीवर का जो भी इसमें नगर में प्रकोप कम हो, इसको करने के लिए हमने आज ही हमारे कर्मचारियों को बुलाकर निर्देशित किया है। वायरल फीवर कम करने के लिए नगर पालिका अमले द्वारा जो जो प्रयास पिछली बार किए थे वो सब प्रयास हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, वो जल्दी फीवर नाक से खत्म हो जाए। लाडली बहना योजना का लाभ हितग्राहियों को दिलाने के लिए नगर पालिका महिला व बाल विकास विभाग व राजस्व टीम ने पूरी ताकत झोंक दी है। सांसद प्रतिनिधि ने बताया कि पूरे शहर को 4 जोन में विभाजित किया है, जिसमें वार्ड क्रमांक 1 से 9 में शुक्रवार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, नगर पालिका कर्मी ने दस्तक देकर डाटा संग्रहित करना शुरू कर दिया है। इसके बाद शेष वार्डों में टीम पहुंचेगी। योजना का आवेदन करने के लिए हितग्राही को अपना आधार कार्ड नंबर, समग्र ID नंबर और दोनों की KYC हो, साथ ही जो फोन नंबर आधार और बैंक खाते में जुड़ा हो वह नंबर समग्र ID आधार बैंक से लिंक हो, जिसमें सीधे पैसे खाते में ट्रांसफर होंगे। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, पूरे प्रदेश में इस योजना की काफ़ी अच्छी जो हमारी समस्त माता बहनें आज किससे पूछो तो माननीय मुख्यमंत्री जी को खूब दुहाई दे रही। माननीय मुख्यमंत्री के जन्मदिन उत्सव पर योजना लॉन्च हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी को खूब वो दुहाई दे रही, उनकी लंबी उम्र कामना कर रही कि उन्होंने इस योजना लॉन्च की और इसलिए हमारी बहनें इस योजना, हर बहनें हमारी इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुई। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक नगरीय निकाय को, प्रत्येक ग्राम पंचायतों को, प्रत्येक नगर निगम को कुछ निर्देश दिए और उसी निर्देशों पर हमारी समस्त नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतें काम कर रही। उसी आदेश पर हमने भी हमारी बहनों को, हमारे नगर की माताओं को कोई परेशानी नहीं, उसके लिए हमने हमारी आंगनवाड़ी की हमारी माताएं, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हमारी सहायिका, साथ ही हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों को हमने वार्ड नियुक्त करके उनको आदेश देकर हमने आज ये कहा है कि आज वो प्रत्येक वार्ड में जाए और उस वार्डों की क्रम के संख्या के अनुसार हमारी माताओं बहनों को जो जो इस योजना के अंतर्गत कागजी कार्रवाई चाहिए वो स्वयं घर जाके कागजी कार्रवाई पूरी करे। जैसे उसमें जो प्रथम महत्वपूर्ण कागज है वही है कि आपका आधार कार्ड जिसमें आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। तो हमारे नगर पालिका कर्मचारी, हमारे आंगनवाड़ी की माता और बहनें प्रत्येक उन बहनों से वो आंगनवाड़ी के कार्ड चेक कर रहे हैं ताकि उनमें उनका मोबाइल नंबर अपडेट हो सके। दूसरी उसमें महत्वपूर्ण जो कागज चाहिए वो चाहिए उनकी समग्र ID। समग्र ID में उनका KYC अपडेट होना चाहिए। KYC से तात्पर्य ये है कि जैसा नाम उनका आधार कार्ड में लिखा है सेम टू सेम वैसा के वैसा ही नाम उनका समग्र ID में होना चाहिए और वो समग्र ID उनके आधार नंबर से लिंक होनी चाहिए। तो ये काम करने के लिए हमारे नगरपालिका कर्मचारी और हमारी आंगनवाड़ी बहनें घर जा रही है। साथ ही उसमें तीसरा महत्वपूर्ण जो कार्य है वो ये है कि आपका बैंक अकाउंट जो आपके मोबाइल नंबर से अपडेट है, जिसमें DBT की योजना के तहत, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना के तहत आपका सीधा 1000 रुपये जो है आपके अकाउंट में आ सके, उसके लिए आपका उस खाते में आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना अनिवार्य है। तो वो मोबाइल नंबर भी अपडेट हो, इसके लिए हमारे आंगनवाड़ी की बहनें, हमारे आंगनवाड़ी के, हमारे नगरपालिका कर्मचारी घर घर जाकर, वार्ड जाकर
ये सब योजनाएं पूरी करेंगे, ताकि जब योजना की लॉन्चिंग हो या जब योजना लॉन्च तो हो गई है, इसका शुभारंभ हो और जब इसका बेनिफिट मिले तो 10 तारीख को 10 मई से हमारी जो बहनें इसके अंदर पात्र पाई जाएगी, 10 तारीख को उनके खाते में 1,000 रुपये आ जाए, इसके लिए हमने ये व्यवस्था जमाई है। जैसे अभी स्टार्टिंग में हमने पूरे नागदा नगर को 4 जोन में बांटा है, यानी फर्स्ट जोन में वार्ड नंबर 1 से लेकर 9 तक, वार्ड नंबर 1 से लेकर 9 तक में हमारे आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता, सहायिका और हमारे नगर पालिका कर्मचारी 3 दिन उस वार्ड में रहेंगे, और उस वार्ड में सुपरवाइजर भी, और उस वार्ड में हमारे उन बहनों से संपर्क करके तीनों जो कार्रवाई मैंने बताई है उसमें संपूर्ण कार्रवाई करके हमारे इस बहना को योजना का लाभ मिले, इसके लिए वो प्रयास करेंगे। साथ ही अगले 3 दिन बाद फिर वापस अगला क्रम में दूसरे जोन में वार्ड नंबर 10 से लेकर 18 तक वापस वही कर्मचारी हमारे अगले 10 से लेकर 18 वार्ड में जाएंगे और यही कार्रवाई करवाएंगे। 3 दिन में 9 वार्ड फिर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अगले 3 दिन यानी जब उनका 7वां दिन स्टार्ट होगा तो अगले वार्ड में हमारे वार्ड नंबर 19 से लेकर 27 तक के वही कर्मचारी और वो हमारी आंगनबाड़ी की जो वहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन है वो जाके उन वार्डों में और अगले क्रम में फिर 3 में, यानी इस प्रकार हमने नागदा नगर को 4 जोन में बांटा है। 4 जोन के अंतर्गत हमारे कर्मचारी, आंगनबाड़ी की हमारी कार्यकर्ता, सहायिका घर घर जाके आपके फॉर्म भी कंप्लीट करवाएगी और साथ ही साथ आपकी सारी कार्रवाई, मान लो समस्या उसमें आ रही है तो वो कार्रवाई पूरी कराएगी। यदि कोई समस्या आ रही है तो कल ही हमें कलेक्टर महोदय के द्वारा आदेश मिले हैं कि यदि आपके आधार कार्ड में या आपके समग्र आईडी में कुछ अगर समस्याएं हैं, चूँकि वो पहले ये काम नगर पालिका करती थी और चूँकि नगर पालिका में बहुत बड़ा काम है, तो कलेक्टर के आदेश द्वारा कल ही नागदा नगर में जितने भी MP ऑनलाइन वाले ये काम कर रहे हैं उन सबको कलेक्टर महोदय ने आदेशित कर दिया है। अब आप किसी भी MP ऑनलाइन वाले सेंटर पर जाकर आप अपना काम फ्री में करा सकते हैं। चाहे आपका आधार कार्ड, आपको कोई पैसा नहीं देना है, वो पैसा सब शासन उन MP ऑनलाइन वालों को देगी, तो आपको नागदा नगर पालिका में भी आने की आवश्यकता नहीं। आपके पास में जो भी MP ऑनलाइन सेंटर हो वहाँ जाके आप अपना आधार अपडेट करा ले, अपना समग्र KYC अपडेट करा ले। वहाँ से आने के बाद वो आवेदन आपसे जो अपडेट होने नागदा नगर पालिका में, नागदा नगर पालिका तुरंत अपडेट करके आपको इस योजना को लाभ दिलाने के लिए तत्पर है। तो मेरा यही निवेदन है। साथ ही हमने नागदा नगर पालिका के हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनके हित लाभ के लिए हमने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को 19/12/2022 को लिखा था, और ये पत्र मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दे के आया था। हमारे नागदा नगर के जितने भी वरिष्ठ हमारे नेतागण हैं उन सबकी सहमति अनुसार, और 19/12 को जब मैं पत्र दे के आया था तो आज ही मुझे ये पत्र प्राप्त हुआ है मुख्यमंत्री निवास से। ये इन्होंने पत्र माननीय कलेक्टर महोदय को आदेशित कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास से, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय से। तो मुझे ये लगता है कि अब हमारे नागदा नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी जिनको विनियमितकरण योजना का लाभ नहीं मिल पाया था, मेरे पहले भी जिन ने इनके लिए प्रयास किया है उन सब ने भी प्रयास किया था और हमने प्रयास किया और आज ये पत्र हमको मिला है। मैं समझता हूँ कि इनमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर महोदय को निर्देशित कर दिया है और कलेक्टर महोदय ने आज CMO साहब से हमारे आगे जितने कर्मचारी ऐसे हैं जो इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होना चाहते हैं उनकी जानकारी मांग ली है। बहुत जल्द ये जानकारी हम माननीय कलेक्टर महोदय को पहुँचा देंगे और कलेक्टर महोदय के आदेश से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उनको योजना का लाभ मिलने लग जाएगा। ये बहुत ही एक अच्छा हमारे इस प्रकार की योजना का लाभ हमारे 31 मई 2007 के पहले जो थे कर्मचारी उनको विनियमन योजना के लाभ के तहत उनको शासकीय सुविधा में मिलती थी, लेकिन 2007 के बाद जो कर्मचारी यहाँ भर्ती हुई थी, चाहे वो संविदा में हुए चाहे मास्टर पे, उन्हें शासन की महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि 2007 के बाद जो कर्मचारी 2016 के बीच में नगर पालिका में या अन्य निकायों में भर्ती हुए हैं उन सबको भी आप इस योजना का लाभ दें। तो 2016 तक के कर्मचारी की इस योजना के अंतर्गत आ जाएंगे तो उन्हें समस्त शासकीय कर्मचारी की योजना जो मिलती है वो मिल जाएगा और स्थायी कर्मी मान के उन्हें जो योजना के लाभ है शासन के वो संपूर्ण लाभ इस योजना के तहत उनको मिल जाएंगे। देने कि आप अपने वार्ड में ही इस योजना का लाभ लेने के लिए हमारे आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता, सहायिका और हमारे कर्मचारी आपके घर घर आपके वार्ड आ रहे हैं। साथ ही हमारे वरिष्ठ नेता, हमारी महिला संगठन, हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता, हमारे भारतीय जनता पार्टी की हमारी समस्त महिला बंधुवर सब आपके घर घर आके इस योजना में आपको लाभ दिलाने के लिए, लाभान्वित करने के लिए घर घर आपके पास आ रहे हैं। नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि 23 से 60 साल तक की बहनों का योजना में नाम जुड़ेगा। परिवार की आय 2,50,000 से कम हो,
5 एकड़ से कम जमीन हो, घर में 4 पहिया वाहन ना हो, घर का कोई भी व्यक्ति आयकर दाता ना हो। योजना में परिवार का अर्थ है पति, पत्नी और बच्चे। शर्मा के अनुसार 25 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन प्रक्रिया, मई माह में आवेदनों की जांच, 10 जून को 1000 रुपए की पहली किस्त सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होगी। आवेदन के लिए आधार नंबर, समग्र आईडी नंबर, खाता संख्या, मोबाइल नंबर जो समग्र आईडी में है, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री बहना लाडली योजना जो है, ये बहुत अच्छी एक योजना पूरे देश में, एक मध्य प्रदेश ऐसा देश है जिसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लेकर के आए हैं। इस बहना लाडली योजना का प्रत्येक महिला को लाभ मिले, इस योजना के अंतर्गत आज हमारे नगर पालिका के कर्मचारी, आंगनवाड़ी की हमारी बहनें, पूरे हमने 4 जोन में पूरे नागदा को किया है। पहला जोन 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर वार्ड तक के आज सारे आंगनवाड़ी की बहनें और हमारे कर्मचारी प्रत्येक घर पे जा रहे हैं और इस योजना के बारे में तैयारी, जैसे जिनके पास में आधार कार्ड बैंक से लिंक होना चाहिए और समग्र आईडी और उनका लिंक होना चाहिए। दूसरा ये भी मोबाइल नंबर उनका लिंक होना चाहिए। तीसरी बात उसमें ये भी है कि 23 साल से लेकर के 60 साल तक की उनकी एज होनी चाहिए। उसमें 3 लाख तक का वार्षिक आय 3 लाख से कम होना चाहिए, 3 लाख तक चलेगी और 3 लाख से अधिक है उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हमारी बहनों के लिए मुख्यमंत्री जी का भी आदेश ये है कि हमारी बहनें परेशान नहीं हों, उनके लिए प्रत्येक घर पे जाकर के इस चीज़ के बारे में हम बताएंगे और बताने के बाद में जितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन केंद्रों पर उनका लाइव फोटो भी लिया जाएगा, फार्म ऑनलाइन भरा जाएगा। तो ये जितने जो लाइनों में भागा दौड़ी करते हैं उन बहनों के लिए हमने पूरी योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी ने करी है और इस योजना का लाभ प्रत्येक बहनों को मिले, ऐसी ये योजना है। बहुत ऐतिहासिक योजना है मध्य प्रदेश के लिए और आगे भी हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसी योजनाएं लाएं हमारी बहनों के लिए, हमारे और भाइयों के लिए, तो भी बहुत अच्छी बात रहेगी। इसीलिए मैं पुनः हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं ताकि ऐसी योजनाओं का लाभ मिलता रहे। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि दिनांक 6 मार्च 2023 को कर्नाटक के महामहिम डॉक्टर थावरचंद गहलोत व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत संघ भोपाल प्रवास कर नागदा को जिला बनाने व क्षेत्र की अन्य मांगों को पूरा करने हेतु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर उन्हें पत्र सौंपा। आइए सुनते हैं विस्तार से। सर, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में पूरे विधानसभा के अंदर जिले का मुद्दा गरमाया हुआ है। वर्तमान में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला है जिले को लेकर, तो क्या हुआ मूवमेंट इसके अनुसार? देखो, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में नागदा जिले बना, ये एक प्राथमिकता सूची पर है। स्वाभाविक रूप से कई बार कई चीज़ों को स्वीकृति कराना में देर जरूर लगती है, लेकिन सफलता हमको मिलेगी ही मिलेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। अभी महामहिम गवर्नर साहब कर्नाटक माननीय थावरचंद जी गहलोत जी और हमारे नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी और अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और हमने उनसे आग्रह करा कि नागदा को हमें जिला बनाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पॉजिटिव थे, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि एक तो सबसे पहले जिन जिन तहसीलों को हम मिलाना चाहते हैं उन तहसीलों के जनप्रतिनिधि हो या अन्य प्रमुख लोग हैं उनसे हमको सहमति लेना चाहिए ताकि कल दावे आपत्ति में कोई हास्यास्पद स्थिति नहीं हो। और मैं ये भी बता दूं कि चूंकि जब पूर्व में जिले की मांग उठी थी माननीय दिलीप गुर्जर जी के समय में, तो माननीय उस समय की शायद तत्कालीन विधायक महतपुर कल्पना परोलेकर जी ने यह कहा था कि हम किसी भी कीमत में नागदा में नहीं शामिल होंगे और हम ये चाहेंगे कि महतपुर जिला बने, क्योंकि अंग्रेजों के समय पे भी शायद वो महतपुर एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है और इसलिए उस समय उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध करा था। एक दूसरा, कांग्रेस के खारचोद के विधायकों ने भी, खारचोद के भी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे या अन्य कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से मुझे पता लगा था कि उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध करा था कि हम खारचोद को ही जिला बनाएंगे, नागदा क्यों। तो मुझे लगता है कि ये चर्चाएं हमें वास्तव में करना चाहिए, चाहे आलोट हो, चाहे महतपुर हो, चाहे बड़नगर हो, चाहे खाचरोद हो। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि नागदा खाचरोद विधानसभा के संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का नेता एक मत है और हम
लगभग 100 से अधिक संख्या, तो मैं पूरा आंकड़ा 100 से अधिक संख्या में इस विधानसभा का एक भी सरपंच, एक भी जनपद सदस्य, एक भी जिला पंचायत सदस्य, एक भी पार्षद, हमारे दोनों नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, दोनों मंडी के अध्यक्ष, जनपद के अध्यक्ष, जनपद के उपाध्यक्ष, मंडी के उपाध्यक्ष, नगर पालिका के उपाध्यक्ष में माननीय पूर्व हमारे विधायक, वर्तमान में आलोट के विधायक, जो ऐसे करके पूरा बड़ा प्रतिनिधिमंडल माननीय शिवराज सिंह जी से जब मैं विधायक था जब मिला था और हमने आग्रह करा था। फिर हमारा महिला मोर्चे का 70-80 या 100 लोगों का, महिलाओं का हमारा प्रतिनिधिमंडल भी जिले को लेकर मिला था। विधानसभाओं में जितने प्रश्न मैंने लगाए वो ऑनलाइन है, उसमें एक आध प्रश्न की तारीखों में कुछ हो सकता है, लेकिन आजकल तो कोई विधायक झूठ नहीं बोल सकता। ऑनलाइन सारी चीज़ें, डाटा अपडेट रहती है। विधानसभा में जितने प्रश्न लगाए, जितने बार मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया और उनका जवाब आया, वो पत्र भी मैंने सार्वजनिक करें। अगर कोई मुझे कहेगा तो मैं सब चीज़ें फिर सार्वजनिक कर दूंगा। और इसलिए हमारी नीयत में कहाँ पर खोट नहीं है। अब कोई ये कहे कि घोषणा कर दी और क्यों नहीं बना, मैं कांग्रेस के मित्र वर्तमान विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने बहुत छोटी रोड, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर की रोड होगी, गोठड़ा माता जी से लेके और बड़ाउदा तक की रोड थी, और माननीय दिग्विजय सिंह जी ने घोषणा करी एक इतनी छोटी रोड की। मैं माननीय दिलीप जी गुर्जर से पूछना चाहता हूँ कि आपके विधायक कार्यकाल में आप उसे पूरी क्यों नहीं करा पाए। जिला एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन 5 किलोमीटर की रोड आपके मुख्यमंत्री जी ने खुद, और कोई गया नहीं मांगने, खुद माननीय दिग्विजय सिंह जी हेलीकॉप्टर लेके रोचक निरीक्षण के लिए वहां उतरे, खुद उतरे, और उन्होंने खुद ने स्वेच्छा से पूछा और लोगों ने कहा हमको रोड दे दो, उनका रोड, और वो रोड पूरी नहीं हुई है। और उसके बाद में उस रोड को मैंने कांग्रेस के मित्रों पे कोई जवाब सलाब नहीं करा। मुझे कागज मिले, मैं माननीय शिवराज जी के पास लेके गया। शिवराज जी ने ये भी कहा कि यार घोषणा वो करे, हम बनाए। मैंने कहा वो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, व्यक्ति थोड़ी थे। माननीय शिवराज सिंह जी ने स्वीकार करा और उस रोड को हमने बनाया। फिर क्या कारण था कि 2018 में एक प्रदेश के 6-7.5 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री अगर सार्वजनिक रूप से घोषणा करता, और आपने कमलनाथ जी से ये नहीं कहा कि भाई एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है कि मैं जिले की प्रक्रिया प्रारंभ करूंगा, तो आप प्रक्रिया प्रारंभ करा के और उसको जिला बना देते। ये तर्क वितर्क नहीं है, लेकिन वो अगर आरोप लगा रहा, मैं इसलिए जवाब देना उचित समझ रहा हूं। दूसरा, कम से कम भी प्रति सप्ताह कोई बहुत अप्रिय घटना को छोड़ के प्रति सप्ताह कैबिनेट की बैठक होती है, परंपरा है। अगर 15 महीने की सरकार रही तो अगर हम 4 से उसको करें तो 60 कैबिनेट की मीटिंग होना चाहिए। मैं 60 नहीं कहता हूँ, 40 कैबिनेट की मीटिंग हुई तो 40 कैबिनेट की मीटिंग में ये इंतजार करते रहे कि हमारा तख्ता पलट हो जाए, कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, और जिस सरकार का कोई औचित्य नहीं बचा, जो सरकार ही अल्पमत की सरकार आ गई, वो सरकार कैबिनेट की मीटिंग करके वो प्रस्ताव पास करेगी और महामहिम राज्यपाल उसकी बात को गंभीरता से लेगा। मैं नहीं समझता हूं कि वो कोई एक ठीक निर्णय था। केवल ये था कि जनता को कैसे भी मूर्ख बनाना। फिर मैं एक प्रश्न और करूंगा कि आपने कितनी 15 महीने में जितने भी सत्र हुए होंगे, जितने भी विधानसभा के, उन सत्रों में आपने कितनी जिले की लेके याचिका लगाई, कितनी बार जिले को लेके शून्यकाल लगाया, कितनी बार आपने जिले के मुद्दे को लेकर तारांकिक प्रश्न लगाए, आपने कितनी बार जिले के मुद्दे को लेकर तारांकिक लगाए। और जो महत्वपूर्ण विधानसभा में बहस का जो सबसे बड़ा हथियार होता है ध्यान आकर्षण, आपने जिले के मुद्दे को लेके कितनी बार ध्यान आकर्षण लगा, सार्वजनिक कर दो, मैं आपका स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा, एक चीज। दूसरा, आप माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से कितनी बार मिले प्रतिनिधि मंडल के रूप में, वो सार्वजनिक कर दे। आपके पास अगर कोई मीडिया की कटिंग हो उस 15 महीने की, वो सार्वजनिक कर दे। और आपने कितने पत्र माननीय कमलनाथ जी को दिए और कितने पत्रों का जवाब माननीय कमलनाथ जी ने दिया, वो सार्वजनिक कर दे। देखो, मैं आज भी बहुत गंभीरता के साथ में भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैंने कहा हमारी कथनी और करने में कभी भी अंतर नहीं होगा। हम वो लोग नहीं है कि आप कह दोगे एक वोट वीआरएस को चोट। हम कभी ये नहीं कहेंगे भारत कांग्रेस चालू करा देंगे, माला बाद में पहनेंगे। हमने कभी नहीं कहा कि 2 लाख का कर्ज माफ कर देंगे, हम भूल गए उस कर्ज माफी को। हम कभी भी उन 15,000 बहनों के सपनों पे डाका नहीं डालेंगे। आपने कहा कि शंभू माफ कर देंगे, इसलिए आप मेरा एक भी उदाहरण बता दो कि मैंने एक भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 42 घोषणा करी, 2 या 3 बार मुख्यमंत्री जी यहाँ पे, और 42 ही घोषणाओं पर मैंने अमल करा के और स्वीकृति दिला दी। 42 घोषणा कम नहीं होती है। और इसलिए मैं कहूंगा कि बहुत सारा अंतर आप में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि जनता की एक
बड़ी मांग है कि नागदा जिला बने और भारतीय जनता पार्टी उसको लेके गंभीर है और भविष्य में उसको जिला जरूर बनाएंगे। हाँ, माननीय विधायक जी एक बड़ी हास्यास्पद बात करते हैं कि दिलीप शेखावत जी तो टिकट के लिए गए थे मांगने के लिए। मेरी टिकट की चिंता आप मत करो यार, टिकट की चिंता तो आप करो, क्योंकि एबीपी जैसे नेशनल न्यूज में आ गया था कि आप खुदाफांदी कर रहे थे, खाई कूद के और भाजपा के अंदर शामिल हो रहे थे। मैंने नहीं कहा, उस वक्त की नेशनल चैनल ने कहा। आप कितनी बार कहाँ गए मुझे पता है पार्टी में शामिल होने के लिए। और एक बार तो आपने सार्वजनिक रूप से, जब खाचरोज से भिकमपुर और नागदा की रोड का था, तो आपने खुद ने सार्वजनिक रूप से कहा, मैं भी उपस्थित था, कि मैं भाजपा से लड़ूंगा कि कांग्रेस से लड़ूंगा, ये तो मैं तय करूंगा। तो आप ही अपने अभी तय नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ क्या होगा, तो इसलिए आप मेरी क्यों चिंता करते हो बार बार टिकट को लेकर? आप क्यों इतनी घबराहट है? मैंने कभी नहीं कहा कि दिलीप गुर्जर जी अपनी टिकट की चिंता करें, मैं कभी नहीं कहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा की टिकट ऐसे ही नहीं मिलती है, बहुत उससे मिलती है, बहुत सारे उनके अपने एनालिसिस है, बहुत सारी उनकी प्रक्रिया है, और भारतीय जनता पार्टी जो आदेश करेगी वो हम मानेंगे। लेकिन आप क्यों चिंतित हो रहे हैं इतने? इसलिए मेरा कहना है कि इन चीजों में आप जनता को गुमराह मत करो। कौन टिकट मिलेगा, किसको चुनाव लड़ेंगे, आप हर समय कह दो। तो बौखलाहट में दिलीप शेखावत जी ये कह रहे हैं, मैं नहीं बौखलाहट में आप हो, क्योंकि आपके जो पुराने वचन हैं 2 लाख के हैं, शंभू माफ है, वृद्धा विकलांग विधवा पेंशन का मामला है, आप बेरोजगारी भत्ता वाला मामला है, तो बहुत सारे मामले आपने दे रखे हैं जनता को। इसलिए चिंतित आप हो, मैं चिंतित नहीं हूँ। लेकिन मैं फिर बहुत गंभीरता से आज ये कहूँगा कि जिले के लिए जितना भी ताकत लगानी पड़ेगी, जितने भी प्रयास करने पड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करने के लिए प्रतिबद्ध है। नागदा जिला बने, ये हमारी प्राथमिकता है।